नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। चर्चा की जाएगी कक्षा 9 समकालीन भारत एवं विश्व यानी कक्षा 9 में जो इतिहास की पुस्तक है उसका पाठ नंबर 1 फ्रांसीसी क्रांति। यहाँ पर हमें फ्रांसीसी क्रांति के विषय में जानने का अवसर प्राप्त होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं, फ्रांसीसी क्रांति कक्षा 9 के साथ साथ तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले साथियों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि क्रांति शब्द का अगर हम अर्थ देखें तो क्रांति वह है या क्रांति उसे कहते हैं जिसमें लोगों के द्वारा विद्रोह करके सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश की जाती है। क्रांति का अर्थ मतलब विद्रोह के द्वारा सत्ता परिवर्तित करना। तो विद्रोह के द्वारा फ्रांस के लोगों ने किस प्रकार से सत्ता को परिवर्तित किया, इसके विषय में हम जानेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस दौरान जब फ्रांस की क्रांति हुई, यहाँ पर बुर्बो वंश के शासक शासन कर रहे थे। प्रश्न पूछा जाता है कि फ्रांस की क्रांति के समय किस वंश का शासन था। फ्रांस की क्रांति के समय बुर्बो वंश का शासन था। साथ ही साथ प्रश्न पूछा जाता है कि फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था। फ्रांस में लुई की उपाधि लेकर प्रत्येक शासक क्या करता था, शासन करता था। और जिस समय फ्रांस की क्रांति हुई उस समय लुई 16वां यहाँ पर शासन कर रहा था। साथ ही साथ आप लोगों को याद रखना होगा कि जो फ्रांस की जनता थी इसे 3 भागों में बांटा गया था, या नहीं 3 वर्गों में इसे बांटा गया था, जिसे वहाँ पर स्टेट्स कहा करते थे। प्रथम स्टेट्स, द्वितीय स्टेट्स और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट्स में यहाँ पर चर्च के पादरी लोगों को शामिल किया जाता था। प्रथम स्टेट में आप देखें तो पादरी लोग यहाँ पर सम्मिलित थे, जबकि द्वितीय स्टेट में हम देखें तो यहाँ पर कुलीन वर्ग के लोग सम्मिलित थे, या नहीं जो धनी व्यक्ति थे वो इसमें आते थे। जबकि तीसरे स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पर मजदूर है, किसान है और वकील है, जो भी अन्य कर्मचारी हैं वो सब तृतीय स्टेट्स पर आते थे या तृतीय स्टेट्स पर सम्मिलित किए गए थे। यहाँ पर जो मजदूर, किसान, वकील या अन्य कर्मचारी होते थे ये ही कर दिया करते थे, जबकि जो कुलीन वर्ग के लोग थे ये कर मुक्त थे। और साथ ही साथ जो पादरी वर्ग के लोग थे ये कर तो नहीं देते थे, बल्कि आम जनता से क्या लिया करते थे, कर लिया करते थे। अगर हम देखें कि पादरी वर्ग के लोगों की जनसंख्या की बात करें तो इनकी जनसंख्या लगभग फ्रांस में 1 लाख के आसपास थी। 1,30,000 पादरी हुआ करते थे जिस समय फ्रांस की क्रांति हुई। और कुलीन वर्ग के लोग लगभग 80,000 परिवार थे, या नहीं 4 लाख इनकी जनसंख्या थी। और बाकी जो तीसरा स्टेट्स था, या नहीं तीसरे जो वर्ग था, तीसरा वर्ग था, इसकी जनसंख्या फ्रांस की जनसंख्या का 95% भाग था। लगभग फ्रांस की जो सभी जनता थी, आम जनता थी या अधिकांश जनता थी, वह तीसरे स्टेट में शामिल की गई थी। जबकि कुलीन और पादरी वर्ग के लोग बड़े आलीशान जीवन जिया करते थे। और फ्रांस की क्रांति में इन लोगों ने कोई भी सहयोग नहीं किया, बल्कि उसको कुचलने के लिए पादरी है और कुलीन वर्ग के लोगों ने अपना सहयोग राजा को दिया। और चर्चा करते हैं, आइए, किस प्रकार से फ्रांस की क्रांति की शुरुआत होती है और किस प्रकार से कक्षा 9 NCERT में आराम से समझाने का प्रयास किया गया है। प्रश्न यहीं से पाठ के प्रारंभ से ही पूछा जाएगा। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया। अफवाह थी कि सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने
वाला है और लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल में एकत्रित हुए थे और उन्होंने जन सेना का गठन करने का निर्णय लिया और हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों पर जबरन प्रवेश करने लगे। प्रश्न पूछा जाता है कि जो फ्रांस में बास्तिल का दुर्ग था या किला था या जेल था, इसका जो अंत हुआ वह कब हुआ। बास्तिल कारागार की समाप्ति निरंकुश शासन के पतन का प्रतीक था। फ्रांस में हर वर्ष 14 जुलाई का दिन राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो बास्तिल का दुर्ग था, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, लोगों ने क्या किया, इस दुर्ग में घुस गए और जो भी यहाँ पर जेल थी उसको तोड़ डाला और भारी संख्या में यहाँ से गोला बारूद मिलने की संभावना थी, हथियार अपने कब्जे में ले लिए और इसीलिए प्रश्न बनता है कि बास्तिल दुर्ग का पतन कब हुआ। बास्तिल दुर्ग का पतन 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ। आइए देखें, अंततः सैकड़ों लोगों ने एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी विभाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला, जो फ्रांस में अत्याचार का एक प्रमुख केंद्र था। बास्तिल दुर्ग या बास्तिल का किला या जेल, उसको क्रांतिकारियों ने तोड़ डाला और भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। यहाँ से हथियारों को कब्जे में ले लिया और सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा दिए गए। जो भी कैदी थे या नहीं, जो आम जनता के लोग थे जिन्होंने कभी फ्रांस के राजा के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई थी, उन्हें इस जेल में बंद किया गया था और क्रांतिकारियों ने इन सभी लोगों को क्या कर दिया, छुड़ा दिया गया और जो बास्तिल के दुर्ग का कमांडर था उसे मार दिया गया। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 ही, सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था। सम्राट की जो निरंकुश शक्तियाँ थी उसका प्रतीक था, मतलब जो भी लोग शासक के खिलाफ आवाज़ उठाते थे वह निश्चित तौर पर बास्तिल किले में उन लोगों को बंद कर देता था, उस जेल में डाल देता था और निरंकुशता का प्रतीक था बास्तिल का किला। और लोगों ने इसे क्या कर दिया, तोड़ डाला, क्योंकि लोगों को इससे घृणा थी, इसलिए किले को ढहा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह सजोना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐतिहासिक कड़ियों के रूप में देखा और परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे। ये देखिए, बास्तिल का दुर्ग यहाँ पर दिया गया है और क्रांतिकारियों ने इसे क्या कर दिया, बास्तिल का जो किला था उसे ध्वंस कर दिया, विध्वंस कर दिया और आग लगा दिया और वहाँ से जो कैदी थे उनको मुक्त कर दिया। इस प्रकार से प्रश्न बनता है कि बास्तिल का कारागृह को कब क्रांतिकारियों के द्वारा तोड़ा गया या उस पर हमला किया गया। 14 जुलाई को किया गया, इसीलिए प्रत्येक 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, 14 जुलाई को मनाया जाता है। किसी भी समाज या देश या राज्य में क्रांति के कुछ कारण होते हैं, ऐसे ही फ्रांस में जो क्रांति के प्रमुख कारण थे, हमने जैसे कि देखा, यहाँ जो समाज था वह 3 भागों में बटा हुआ था, पादरी, कुलीन एवं सामान्य जन जो तृतीय स्टेट्स में थे। उसमें से आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, प्रथम स्टेट्स में जो पादरी वर्ग थे ये कर मुक्त थे और द्वितीय स्टेट्स में जो कुलीन वर्ग थे ये भी कर मुक्त थे, जबकि जो तृतीय स्टेट्स था इसमें बड़े व्यापारी हैं, अदालती कर्मचारी हैं, वकील हैं, किसान हैं, कारीगर हैं, छोटे किसान हैं, भूमिहीन हैं,
मजदूर हैं, नौकर हैं, ये सब तीसरे स्टेट्स में आते थे और इन पर भारी कर लगाए गए थे। इन लोगों की स्थिति बिल्कुल दयनीय हो चुकी थी और जब इन लोगों को स्टेट्स का समाज या नहीं जो तृतीय स्टेट्स था, जब फ्रांस की हालत बहुत ख़राब हो रही थी, उसके अधिवेशन के लिए बुलाया गया तो इन लोगों को एक हॉल में रखा गया जिससे कि वहाँ पर ये लोग टेनिस कोर्ट जिसे कहा जाता है, टेनिस कोर्ट के हॉल में रखा गया था और जहाँ पर इन लोगों ने एक मंत्रणा की कि इस क्षेत्र से हम राजा का विरोध करेंगे और अपने आप के लिए कुछ रियासत मांगेंगे, मतलब कुछ छोटे मांगेंगे। लेकिन राजा को लगा कि ये विद्रोह कर रहे हैं और उसने टेनिस कोर्ट के किले या नहीं टेनिस कोर्ट के हॉल में इन्हें बंद कर दिया और यहीं पर इन लोगों ने मंत्रणा की और जिससे फ्रांस की क्रांति का जन्म हुआ। यहाँ पर जो तृतीय स्टेट्स के व्यक्ति थे, बड़े व्यापारी और साथ ही साथ अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, मजदूर, छोटे किसान, भूमिहीन लोग, इनकी हालत बड़ी दयनीय थी। ये किसी न किसी तरह राजा के विरोध करना चाहते थे और आइए देखें आगे क्या होता है। सन 1774 में बुर्बो वंश का लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। प्रश्न पूछा जाएगा कि फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था, तब आप बता सकते हैं लुई 16। या फिर प्रश्न कई बार पूछा गया है कि फ्रांस की क्रांति के समय यहाँ का शासन किस वंश के द्वारा चलाया जा रहा था। आप लोग ज़रूर नोट करेंगे जो चीज़ें बताई जा रही हैं। बुर्बो वंश का शासन यहाँ पर था। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल की थी। जब 1774 में राजा को लुई 16वें को राजा बनाया गया या राजगद्दी मिली, उसकी उम्र मात्र 20 साल की थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी अंतोनेंत से हुआ। प्रश्न पूछा जाएगा कि जो लुई 16वां था इसका विवाह किससे हुआ या कहाँ की राजकुमारी से हुआ। ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी से हुआ, अंतानेंत से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राज को खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस की वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 16वां शासन के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। क्या होता है कि फ्रांस और ब्रिटेन एक पड़ोसी देश हैं यूरोप में और फ्रांस के उपनिवेश जो थे वह अनेक क्षेत्रों में फैले थे और इन दोनों देशों का पूरा यूरोप के साथ साथ पूरे दुनिया में क्या था उस समय वर्चस्व था। और जो ब्रिटेन के 13 उपनिवेश थे अमेरिका में, उसको आज़ाद कराने के लिए ब्रिटेन के खिलाफ फ्रांस ने मदद की थी, सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस के 10 अरब लीरवे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लीरवे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार ने उससे कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ाते रहे और कर्ज चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राजदरबार की शानो शौकत या सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। यह कदम भी नाकाफी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा था, जैसे कि हम चर्चा कर चुके हैं। तीसरे स्टेट्स के लोग जनसाधारण ही कर अदा करते थे। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 के पहले फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाएं के लिए होता था। चित्र 2 आप लोग फ्रांसीसी समाज की वर्ण व्यवस्था
को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। कार्य के हिसाब से जो खेती का कार्य करते थे उसके आधार पर 90% जनसंख्या थी किसानों की, लेकिन वो अपने खेत के मालिक नहीं थे। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों या चर्च और तीसरे स्टेट्स के अमीरों का अधिकार था। प्रथम दो स्टेट्स कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग, जैसे कि हमने देखा कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे। मतलब जो व्यक्ति अगर पादरी के घर में जन्म हो रहा है तो वह पादरी का ही काम करेगा या पादरी ही कहलाएगा जन्म से ही, और उसे कर देने की छूट होगी और साथ ही साथ वह क्या करेगा, कर एकत्रित करेगा। वैसे ही जो दूसरे स्टेट्स के व्यक्ति थे, कुलीन वर्ग में जो व्यक्ति जन्म लेता था तो वह अपने आप कुलीन कहलाता था और उसे भी कर मुक्त रखा गया था। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों में छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की स्वामी के घर एवं खेतों का काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए भी बाध्य थे। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो आम जनता थी, किसान थी, उसकी दुर्दशा थी। दो चीज़ें थी यहाँ पर, जो पादरी थे और कुलीन वर्ग थे। एक तो वह कर देने के लिए बाध्य नहीं थे, बल्कि उनको कर देने की छूट थी, मतलब कर न देने की छूट थी, वह कर नहीं देते थे। नंबर दो चीज़, वो जो किसान थे या मजदूर थे उनसे क्या लिया करते थे, कर लिया करते थे। जो किसान थे उनसे कर के साथ साथ अन्य सेवाएं भी ली जाती थी, जैसे सेना का कार्य है या सैन्य सेवाएं देनी है या सड़कों का निर्माण करना है। इस सब के लिए उसे क्या किया जाता था, बाध्य किया जाता था। लिब्रे अगर हम देखें तो लिब्रे फ्रांस की मुद्रा, जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। प्रश्न पूछा जाएगा कि लिब्रे क्या है। लिब्रे फ्रांस की मुद्रा थी जो 1794 तक चली। स्टेट्स अगर हम कहें तो स्टेट्स क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी है। स्टेट्स जैसे कि हमने देखा, फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा हुआ था और आप देख सकते हैं कि मतलब सामाजिक हैसियत थी। पादरी वर्ग चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह था। टाइद अगर देखें तो चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर था। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था, मतलब 1/10 होता था। टाइल सीधे राज्य को अदा करने किया जाने वाला कर था। प्रश्न पूछा जाएगा कि टाइद क्या था। टाइद चर्च को दिया जाने वाला कर था, जबकि जो राजा को या शासक को कर दिया जाता था उसे टाइल कहा जाता था। टाइद और टाइद में थोड़ा अंतर है। टाइद जहाँ चर्च को कर के रूप में दिया जाता था, वहीं टाइल राजा को कर के रूप में दिया जाता था। चर्च भी किसानों से करों का हिस्सा टाइद या धार्मिक कर के रूप में लेता था। टाइद क्या है, चर्च को दिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। ऊपर से तीसरे स्टेट्स के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल प्रत्यक्ष कर और अनेक अप्रत्यक्ष कर थे। टाइल क्या था, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। टाइल जो फ्रांस में फ्रांसीसी शासक को दिया जाता था उसे टाइल कहा जाता था। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसे रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य की वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन कर रही थी। आप देख पा रहे होंगे इन करों के साथ साथ जो जनता की मुख्य आवश्यकता की चीज़ें हैं, जैसे नमक के बिना कोई भी खाना नहीं खाया जा सकता है, या जो रोजाना निश्चित तौर पर प्रयोग किया जाता होगा या प्रयोग किया जाता है नमक, ऐसी चीज़ों पर भी जनता को कर चुकाना पड़ता था। और
इस करों के माध्यम से जनता करों के बोझ तले दबी हुई थी। आइए देखें, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और किस प्रकार से यहाँ संघर्ष हुआ उस पर चर्चा करेंगे। और उससे पहले हम यहाँ पर देखें कि चित्र के माध्यम से क्या समझाया गया है। बेचारा गरीब अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लाता मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है, पर वह उसको एक नज़र देखता तक नहीं है। यहाँ पर देखें कि गरीब व्यक्ति यहाँ पर फल ला रहा है, अनाज लाया है और सलाद लाया है, पैसा लाया है, और साथ ही साथ आप लोग देख पा रहे होंगे पैसा, सलाद की टोकरी या सब्जी की टोकरी, फल और अनाज का बोरा लाया है। जबकि जो यहाँ पर कुलीन वर्ग का लोग है वह उसको देखने तक को भी तैयार नहीं है, और कुलीन व्यक्ति मकड़ा और किसान मकड़ी है। मतलब किस तरीके से यहाँ पर मकड़े के जाल की तरह बुना गया था इस समाज को, और कुलीन व्यक्ति का व्यक्ति क्या था, मकड़ा था, और किसान मक्खी थी, मतलब जो उसमें फंसी हुई थी। और शैतान को जितना दो उतना लालच उतना ही बढ़ता जाता था। मतलब अगर ये किसान लोग या गरीब जनता इनको कुछ देती थी तो वह उससे और अधिक पाने की लालसा रखता था और अधिक चीज़ों की मांग करता था। आइए देखें, जीने का संघर्ष कब प्रारंभ हुआ इसके विषय में हम चर्चा करें। उससे पहले एक दो नए शब्द हैं। जीविका संकट ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के लिए न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं। अनाम मतलब जिसका नाम मालूम नहीं है। स्थिति ऐसी हो गई थी फ्रांस की आम जनता की जीने के लिए, खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं बचा था, और कुछ न कुछ उसे खाने के लिए वहाँ पर अपने लिए व्यवस्था करनी ही थी। और इसीलिए जो फ्रांस की क्रांति हुई थी इन्हीं सब चीज़ों के लिए हुई थी, और जनता को अपने खाने की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए क्रांति का अवसर ढूंढना था या क्रांति करनी पड़ी। जिन्हें क्या संघर्ष यहाँ पर क्या समझाने का प्रयास किया गया है आप लोग देखेंगे। फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेज़ी से वृद्धि हो रही थी। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियां तब और बेहतर हो जाती थी जब सूखे और ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती थी। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। मतलब जनता को अपनी जो रोज की रोजी रोटी खानी होती थी उसके लिए भी पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं मिल रहे थे या उनकी आमदनी नहीं थी। और यह फ्रांस में एक आम बात थी कि मतलब जो तीसरे वर्ग के लोग थे, किसान थे, मजदूर थे, उनके लिए यहाँ पर काफ़ी संकट था। और जीविका का संकट कैसे उत्पन्न हुआ? खराब फसल जैसे ओला है या कभी कभी सूखा पड़ जाता था या ओले बरस जाते थे। अब गरीब गुरबा पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे और महामारी भी इस दौरान फैल सकती थी। और अगर इनकी मजदूरी इतनी नहीं है या ये इतना नहीं कमा पा रहे हैं जिससे कि ये अपने खाने की चीज़ें पाव रोटी भी नहीं खरीद पा रहे हैं, तो जीविका का संकट इन लोगों के मध्य आ गया। मतलब ये अपने जीवन को कैसे व्यतीत करें, इन लोगों के लिए यहाँ पर समस्या आने लगी। नीचे दिए गए शब्दों में सही शब्द चुनकर चित्र के रिक्त स्थानों में भरना है, जैसे खाद्य दंगे, अन्नाभाव, मृतकों की संख्या में वृद्धि, खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमत, कमज़ोर लोग, कमज़ोर शरीर। अगर आप लोग
पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे तो कमज़ोर शरीर हो जाएगा और महामारी कैसे फैलेगी। जब यहाँ पर मृतकों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी तो यहाँ पर महामारी फैल जाएगी। और साथ ही साथ खाद्य दंगे कब होंगे, जब पाव रोटी यहाँ पर खाने को नहीं मिलेंगे तो खाद्य दंगे होंगे और अन्नाभाव में यहाँ पर अन्न के अभाव में महामारी फैल सकती थी। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि जो खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमत थी उससे भी ये लोग क्या थे, संकटग्रस्त थे या नहीं संकट में पड़े हुए थे। उभरते मध्य वर्ग के विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसानों और कामगार विद्रोह कर चुके थे। कई बार किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। जो गरीब लोग थे या नहीं किसान और मजदूर थे वह कई बार क्रांति कर चुके थे, लेकिन उनमें से लोग ऐसे नहीं थे कि वह नई सत्ता को कैसे चलाएंगे या किस प्रकार से क्रांति को वह ज़्यादा आगे तक बढ़ा सकते हैं। ऐसे में उनके पास लोगों की कमी थी जो कि स्वयं अपने आप से सत्ता स्थापित करके शासन को चला पाए। इस तरीके के लोग उनके पास नहीं थी। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट्स के उन समूह ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आए। जब क्रांति हुई तो उस समय जो तीसरे स्टेट्स से लोग शिक्षित हुए थे और जो नए विचारों के साथ साथ आगे बढ़ रहे थे और समृद्ध भी हो रहे थे, इन लोगों ने किसानों मजदूरों की आवाज़ उठाई। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया। जो 18वीं सदी में था उसमें एक और सामाजिक समूह आया जो मध्य वर्ग था, जो कुलीन वर्ग से कम हैसियत रखता था, जबकि किसानों मजदूरों एवं अन्य लोगों से क्या था, धनी था, जिसके फैलते समुद्री व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित कर ली थी। ऊनी एवं रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट्स में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। अब जो ये पढ़े लिखे लोग थे या व्यापारी लोग थे या जो शिक्षित वकील थे या जो सामाजिक लोग थे, पेशेवर लोग थे, इनको लगता था कि जो फ्रांस में जन्मना अधिकार है, जन्म के आधार पर ही अधिकार मिलते हैं, ये अधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना जॉन लॉक और लॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। आप लोग पढ़ेंगे सामाजिक अध्ययन के समाजशास्त्र वाले भाग में कक्षा 11 में जॉन है, लॉक है, रूसो है, ऐसे दार्शनिक उस समय यहाँ काम कर रहे थे या नहीं, समाज की चेतना बढ़ा रहे थे। फ्रांस में अपने टू टेरिज्म ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। प्रश्न पूछा जाएगा कि लॉक ने किस पुस्तक में या अपने किस विचारों में या नहीं पुस्तक में राजा के जन्मना अधिकार को खारिज किया या दैवी अधिकार को नहीं माना। तब आप लोगों को याद रखना होगा टू ट्रीटाइजेस आप गवर्नमेंट में लॉक ने क्या किया, राजा के दैवी एवं निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। वही रूसो ने इस विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू ने भी द स्पिरिट्स ऑफ लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। कुल मिलाकर के जो दार्शनिक थे उस समय वो सामाजिक अनुबंध के आधार पर
नए समाज और नई राजनीति और नए शासन के लिए विचार दे रहे थे। प्रश्न पूछा जाएगा कि द स्पिरिट्स ऑफ द लॉज की पुस्तक किसने लिखी? वह लिखी थी मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट्स ऑफ द लॉज नामक पुस्तक की रचना की। इसमें इन्होंने सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शासन विभाजन करने की बात की। जो निरंकुश शासन था उसे इन्होंने इस तरीके से चलाने की बात की। जब संयुक्त राज्य अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित किया तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। जब फ्रांस की मदद से ब्रिटेन को हराया और अमेरिका ने, और ब्रिटेन के जो 13 उपनिवेश, ब्रिटेन से जो अमेरिका के 13 उपनिवेश स्वतंत्र हुए तो वहाँ पर विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, इस तरह के मॉडल पर सरकार बनी। और फ्रांस के राजनीतिक चिंतनों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी का प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। मतलब यहाँ पर फ्रांस के लोग सैनिक के रूप में भी मदद करने के लिए गए थे अमेरिका वासियों के, और उन्हें लगा कि भाई जिसकी मदद करने के लिए हम गए और वहाँ पर संविधान का निर्माण हो गया है और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शासन का वितरण हो गया है, क्यों न हमारे देश में भी इसी तरीके का कार्य किया जाए। दार्शनिकों के इन विचारों पर काफ़ी हाउसों और सैलान की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती थी। मतलब जो दार्शनिक थे, हाब्स है, लाक है, रूसो है, मॉन्टेस्क्यू है, इन लोगों के विचारों पर जब लोग कॉफ़ी हाउस, मतलब कॉफ़ी जहाँ पर पीते थे, चाय पानी जहाँ पर पीते थे, कॉफ़ी जहाँ पर पीते थे, सैलून गोष्ठियाँ, मतलब जहाँ पर लोग बाग अपने बाल हाल कटाते थे, मतलब जहाँ पर लोग एकत्रित होते थे, वहाँ पर इन सब विचारों को लेकर लोगों के बीच क्या होती थी, गर्मा गर्म बहस होती थी। पुस्तकों, अखबारों के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता था ताकि अनपढ़ लोग भी उन्हें समझ सके। इसी समय लुई 16वां द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क गया। लुई 16वां अगर देखा जाए तो यह व्यक्ति इतना बुरा नहीं था। इसकी जो पत्नी थी मेरियान्त, जो ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी थी, यह फिजूल खर्ची और राज दरबार में जो ऐसो अयास हैं उसको बढ़ाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। और लुई 16वां क्या था कि कमिटमेंट नहीं कर पाता था। कोई भी चीज़ को जो सोचता था उसे करने के लिए वह अपनी पत्नी से आगे नहीं निकल पाता था, और इसलिए यह फ्रांस की जनता के गुस्से का शिकार हुआ। देखें, प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभवों का वृत्तांत हम यहाँ पर देखते हैं। आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय होने वाले जॉर्ज दांतान ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद समय को याद करते हुए 1793 में अपने एक मित्र को लिखा। क्या लिखा? मैं पेलेसिस के आवासीय कॉलेज में था, वहाँ कई महत्वपूर्ण लोगों का साधन्य मिला। पढ़ाई पूरी होने के बाद बेकारी के दिनों में नौकरी की तलाश में जुट गया। पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलनी असंभव थी। सेना में नौकरी का विकल्प भी मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मैं न तो जन्मजात कुलीन था और न ही मेरा कोई संरक्षक था। चर्च भी मुझे आसरा नहीं दे सका। मैं कोई ओहदा भी खरीदने की स्थिति में नहीं था। जो चर्च में लोग होते थे वह अपनी हैसियत के आधार पर कुलीन वर्ग में शामिल हो सकते थे, या कुछ संपत्ति देकर वह अपने आप की स्थिति को बदल सकते थे और अपने आप का जो स्टेटस है उसे बदल सकते थे। ये कह रहे हैं यहाँ जो एक व्यक्ति अपने मित्र को जॉर्ज दांते, यहाँ पर इनका नाम है जॉर्ज दांते, यहाँ पर दांतन दिया है। ये अपने एक मित्र को पत्र लिख रहे हैं कि मैं इस स्थिति में भी नहीं था कि मैं
कोई न्यायालय में नौकरी कर सकूं या चर्च में मेरे को कुछ मिले, या मैं अपनी सामाजिक स्थिति बदलने के लिए पैसा चुका सकूं, क्योंकि मेरे जेब में एक शिव फ्रांसीसी पैसा तक नहीं। पुराने दोस्तों ने भी मुंह मोड़ लिया था, व्यवस्था में हमें पढ़ा लिखा तो बना दिया, लेकिन हमारे प्रतिभा के इस्तेमाल के अवसर उपलब्ध नहीं कराए गए। ये कह रहे हैं दांते कि हमारे व्यवस्था ने तो पढ़ने लिखने के लिए थोड़े संसाधन दिए, लेकिन हम पढ़ लिख करके करेंगे क्या? हम नौकरी नहीं कर सकते और हम फिर से वही बेरोजगार हैं और कर कुछ नहीं सकते हैं। आर्थर यंग नाम का एक अंग्रेज ने 1787 से 89 के दौरान फ्रांस की यात्रा की और अपनी यात्रा का वृत्तांत लिखा। इस वृत्तांत में यह टिप्पणी दिलचस्प थी। यहाँ पर देख रहे हैं आर्थर यंग ने एक यात्रा की, अंग्रेज व्यक्ति था, 1787 से 1789 के बीच। प्रश्न पूछा जा सकता है आर्थर यंग ने फ्रांस की यात्रा कब की? 1787 से 1789 के बीच। उसने अपने वृत्तांत में क्या टिप्पणी लिखी, ये देखें। सेवा टहल में लगे अपने गुलामों, खास तौर पर उसके साथ बुरा व्यवहार करने वाले को पता नहीं होना चाहिए कि इस तरह वह अपनी ज़िंदगी को ऐसी स्थिति में डाल रहा है जो उस स्थिति में बिल्कुल भिन्न होती है। उसने मुक्त लोगों की सेवाएं ली होती हैं और उसमें बेहतर बर्ताव करता है, जो अपने पीड़ितों की कराह सुनते हुए भोजन उड़ाना पसंद करते हैं। उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी के अपहरण या बेटे का गला रेत दिए जाने का दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जो ये अंग्रेज व्यक्ति हैं, ये कह रहे हैं आर्थर यंग, जो गरीब लोगों की चीख पुकार और भूखे लोगों से भूखा रहते हुए भी अपनी सेवा में लगाता है और उन लोगों को जिंदगी जीने का कोई भी अधिकार नहीं देता है। और जब दंगे होते हैं, क्रांति होती है, ऐसे लोगों के अगर बच्चों के गले रेत दिए जाए या उनकी बेटी का अपहरण किया जाए तो उन लोगों को उस समय भी नहीं दुख प्रकट करना चाहिए, जिस तरीके से वो लोग अन्य समय में गरीब लोगों के दुख की कोई परवाह नहीं करते हैं। इसी तरीके से जब उनके बच्चों के साथ ऐसा होता है तो उन लोगों को ऐसा दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। यहाँ यंग क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि गुलामों से उनका क्या आशय है, जिसकी आलोचना कर रहे हैं। 1787 में उन्होंने किन खतरों का आभास किया? जो ये यंग था, यह समझ चुका था कि अगर यही स्थिति रहेगी तो फ्रांस में निश्चित तौर पर क्रांति आएगी और जो ये लोग अय्याशी में लगे हुए हैं इनका निश्चित तौर पर बुरा हाल होगा करके यह समझ चुका था और अपने किताब में लिखा है। अब क्रांति की शुरुआत कैसे हुई इस पर हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। 1774 लुई 16वां फ्रांस का राजा बनता है। प्रश्न पूछा जाएगा लुई 16वां फ्रांस का राजा कब बना? 1774 में बना। उसके बाद आगे देखें, राजा बना, सरकारी खजाना खाली हो चुका था और प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराता जा रहा था। मतलब जो राजतंत्र था इसके खिलाफ लोगों के लिए क्या था? गुस्सा था, लोगों का भारी गुस्सा था। 1789 स्टेट्स जनरल का आह्वान, तृतीय स्टेट्स नेशनल असेंबली का गठन करती है। बास्तिल पर हमला, देहात में किसानों का विद्रोह। 1789 में स्टेट्स जनरल का आह्वान, स्टेट्स जनरल बना था। उसमें क्या करते हैं? तीनों प्रकार के लोग या नहीं तीनों वर्गों के लोगों को यहाँ पर बुलाया गया और करों में वृद्धि ये और करना चाहते थे। और इसी दौरान जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बास्तिल का किला जो कि फ्रांस में निरंकुश शासन का एक क्या था? प्रतीक था, उसका लोगों ने अंत कर दिया। और जो देहाती ग्रामीण क्षेत्र थे वहाँ पर लोगों ने क्या कर दिया? किसानों ने विद्रोह कर दिया। 1791 की बात करें तो 1791 में सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए सभी मनुष्यों की मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है।
1791 आते आते जब 1789 में क्रांति होती है तो 1791 तक संविधान बनता है और सभी लोगों को समानता, बंधुत्ता और जैसे विचारों के साथ समान नागरिक अधिकार दिए गए। 1792-93 फ्रांस गणराज्य बना और सिर काटकर राजा को मार दिया गया। 1792-93 में जो लुई 16 था उसे सिर काट करके मार दिया गया। जोकोबिन गणराज्य का पतन और फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन होता है। साथ ही साथ 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है और यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है। नेपोलियन का उदय होता है 1804 में और इसके शासन बनते ही फ्रांस ने क्या किया कि यूरोप के विशाल भूभाग पर अपना सारा साम्राज्य फैला लिया और इस नेपोलियन के शासनकाल में फ्रांस का गौरव काफ़ी आगे तक बढ़ा और विशाल भूभाग पर इसने शासन कर लिया। 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार हुई। अंग्रेज़ों से युद्ध के दौरान वाटरलू के मैदान में नेपोलियन की हार हुई और इसके जो साम्राज्य था इसके साम्राज्य का भी अंत हुआ। आइए देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति। क्रांति की शुरुआत कैसे हुई? पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई 16 ने कर बढ़ा दिए थे। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा कैसे किया होगा? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे स्टेट्स जनरल या नहीं प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों को लगाना होता था। प्राचीन गणतंत्र के हिसाब से जो फ्रांस की राज व्यवस्था थी उसके आधार पर स्टेट्स जनरल या नहीं प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाए बगैर वह करों को नहीं बढ़ा सकता था। स्टेट्स जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीसरे स्टेट्स या नहीं तीनों स्टेट्स अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट का यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। अंतिम बैठक इसकी 1614 ईस्वी में बुलाई गई थी। आप देख पा रहे होंगे कि लगभग 100-150 साल से भी ज़्यादा हो गए थे स्टेट्स जो यह जनरल था, स्टेट्स जनरल प्रतिनिधि सभा, यह 1614 से नहीं बुलाई गई थी। फ्रांसीसी लुई ने जो फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वां था इसने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के लिए अनुमोदन के लिए स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई और प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साय के एक आलीशान महल को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट्स ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे जो आमने सामने की कतारों में बैठाए गए। जो तीसरे स्टेट्स के प्रतिनिधि थे वह 600 थे संख्या में और पीछे खड़े किए गए थे। मतलब इनकी सामाजिक हैसियत जैसे कि आप लोग पहले ही देख चुके थे इतनी अच्छी नहीं थी। जो पहला वर्ग था, पहला स्टेट्स था उसमें पादरी वर्ग था, जो दूसरा स्टेट्स था उसमें कुलीन वर्ग के लोग थे, ये आमने सामने बराबर में बैठे थे। जबकि जो तीसरा स्टेट्स था जिसकी जनसंख्या 90% थी उसके 600 लोग क्या किए थे, खड़े किए गए थे तीसरे, जबकि कर तीसरे स्टेट्स के लोगों से लिया जाता था। मतलब जो राजकाज चलता था या जो ये पहले और दूसरे स्टेट्स के लोग आलीशान जीवन जीते थे वह तीसरे स्टेट्स के लोगों के द्वारा ही इन्हें सब कुछ मिलता था और उन्हें खड़ा किया गया था। तीसरे स्टेट्स का प्रतिनिधि इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। इस बार जो था फ्रांस के जो कई शिक्षित लोग थे वह तीसरे स्टेट्स की जो का प्रतिनिधि थे वह कर रहे थे। किसानों, औरतों एवं कारीगरों की सभा में प्रवेश वर्जित था। जो किसान थे, महिलाएं थी और कारीगर थे, इनको इस सभा में आने के लिए मना किया था। मतलब ये यहाँ पर नहीं आ सकते थे। फिर भी लगभग 40,000 पन्नों के माध्यम से उनकी शिकायतें एवं मांगों की सूची बनाई गई थी जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। जो ये 600 प्रतिनिधि आए थे यह किसानों, मजदूरों, कारीगरों और भूमिहीन लोगों के 40,000 पन्नों के माध्यम से उनकी शिकायतें लाए थे। स्टेट्स जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग
को एक मत देने का अधिकार था। इस बार लुई 16 की इस प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए। स्टेट्स जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को क्या था, एक मत देने का अधिकार था। इस बार जो लुई 16वां था इसी प्रथा का पालन करना चाहता था, लेकिन जो तीसरे वर्ग के प्रतिनिधि थे, शिक्षित थे, वह चाहते थे कि पूरी सभा का क्या हो, मतदान हो, क्योंकि संख्या में 600 वो भी थे और 602 स्टेट्स के लोग भी थे, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो ने लिखा। रूसो ने यहाँ पर एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट्स के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए, क्योंकि शिक्षित थे, जानते थे अगर हमारी बात को यहाँ पर नहीं रखा गया तो हमारा कोई मतलब नहीं है कि हम इस सभा में रहें और अपने जो जिनका हम प्रतिनिधि कर रहे हैं उनके लिए और ज़्यादा समस्याएं बढ़ाएं। ये लोग जानते थे अगर इन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं मिला तो निश्चित तौर पर जिनका हम प्रतिनिधि बनकर यहाँ पर आए हैं उनके ऊपर और जुल्म ढाए जाएंगे और उनके लिए अधिक समस्याएं बढ़ेंगी। तीसरे स्टेट्स के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। क्यों न माने, क्योंकि जनसंख्या उनके पास थी। 90 से 95% लोग इन्हीं के पास थे, मतलब ये 90 से 95% लोगों का नेतृत्व कर रहे थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्सा के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। जब ये लोग सभा से बाहर आए तो ये इंडोर टेनिस कोर्ट था वहाँ वर्साई के महल पर, वहाँ पर जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। उन्होंने अपने आप को ही जो देश की असेंबली है उसको घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। और उन्होंने शपथ ले ली, प्रतिज्ञा ले ली कि जब तक सम्राट की जो शक्तियां हैं वह कम नहीं होंगी तब तक इस असेंबली को भंग नहीं किया जाएगा। और इनका जो नेतृत्व कर रहा था ये मिराबो और आवेसिए ने किया था। प्रश्न पूछा जाएगा कि जो तीसरा स्टेट्स था फ्रांस के क्रांति के समय उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? मिराबो और आवेसिए। देखने में मिराबो जो था यह अच्छा नहीं था। यह जन्म कुलीन परिवार में हुआ था और वह सामंती विशेषता अधिकारों वाले समाज को खत्म करने की ज़रूरत से सहमत था। कुलीन परिवार में जन्म लेने के बाद भी इस व्यक्ति के पास करुणा, दया, प्रेम, सहनशीलता अनेक गुण थे और वह अपने से नीचे तबकों के लोगों के यानी ही जो पीड़ित लोग थे उनकी आवाज़ को उठाने के लिए आवाज़ उठा रहा था। उसने एक पत्रिका निकाली जिसमें वर्साय से जुड़ी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। अब लोग वहाँ पर एकत्रित थे, हालांकि उनको अंदर आने का परमिशन नहीं था, लेकिन लोगों को यह लगता था कि जो उनके प्रतिनिधि गए हैं यह यहाँ पर हमारे लिए क्या काम कर रहे हैं और जो प्रथम स्टेट्स और दूसरे स्टेट्स के लोग हैं वह यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर जो मिराबो था इसने यहाँ पर जोरदार भाषण दिए। आबे से मूलतः पादरी था और उसने तीसरे स्टेट से क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पैम्पलेट लिखी। देखें जो यह दूसरे स्टेट्स और तीसरे स्टेट्स के व्यक्ति हैं इन्हीं में से व्यक्तियों ने उठ कर के क्या किया, तीसरे स्टेट्स के जो व्यक्ति हैं उनकी आवाज़ को उठाया। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मिराबो एक कुलीन वर्ग का व्यक्ति था, आबे सीए एक पादरी था, लेकिन इन्होंने तीसरे स्टेट्स के लोगों की आवाज़ बनकर उनका प्रतिनिधि किया और उनका नेतृत्व किया। क्रियाकलाप देखें, तृतीय स्टेट्स के प्रतिनिधि मध्य के
एक मेज पर खड़े असेंबली अध्यक्ष बेली की ओर हाथ उठाकर शपथ लेते हैं। जो तृतीय स्टेट्स के प्रतिनिधि हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर मध्य में जो बेली खड़े हैं उनकी ओर हाथ उठाकर शपथ लेते हैं। क्या आप मानते हैं कि उस समय बेली निर्वाचित प्रतिनिधियों की ओर से पीठ करके खड़ा रहा होगा? बेली की इस तरह दर्शाने के लिए चित्र 5 पीछे डेविड का क्या इरादा प्रतीत होता है? आइए देखें आगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि टेनिस कोर्ट की शपथ यहाँ पर लिया जा रहा है। एक विशाल पेंटिंग के लिए जाक लुई डेविड द्वारा बनाया गया है और नई शुरुआती रेखांकन है। यह तस्वीर नेशनल असेंबली में लगाई जानी थी। आप लोग देख पा रहे होंगे जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि नेशनल असेंबली में यहाँ लोगों की भीड़ है और साथ ही साथ ये लोग शपथ यहाँ पर ले रहे हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाएं। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलन में क्या हो रहा था, आंदोलित हो रहा था, आंदोलन में मग्न था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकारी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे हुए थे। देखें किस तरीके से यहाँ पर हो रहा था, घटनाक्रम यहाँ पर घट रहे थे। जिस वक्त नेशनल असेंबली में संविधान का प्रारूप तैयार कर रहे थे और पूरा फ्रांस में आंदोलन हो रहा था, कड़ाके की ठंड थी। कड़ाके की ठंड के कारण फसल खराब हो गई थी। पाव रोटी की कीमतें या नहीं जो खाने की चीज़ें थी वह कीमतें आसमान छू रही थी, लेकिन जो बेकारी मालिक थे वह इसका भी फ़ायदा उठा रहे थे और जमाखोरी कर रहे थे। और बेकारी की दुकानों पर घंटों के इंतज़ार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। निश्चित तौर पर इस समय जो लोग भूखे थे, प्यासे थे और जो लोग अपने बच्चों को कई दिनों तक भूख से तड़पते हुए देख रहे थे, उनमें से कई औरतों ने क्या कर दिया, पाव रोटी या अन्य चीज़ें जिन दुकानों में मिलती थी उन पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया और क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। जैसे कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जो बास्तिल का कारागृह था उस पर जो फ्रांस का निरंकुश शासक था उसकी एक पहचान थी, निरंकुश शासन की पहचान थी। उसको आंदोलनकारियों ने 14 जुलाई को क्या कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। इसी दिन फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। ये चर्चा हम कर चुके हैं। देहाती इलाकों में गांव-गांव में यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों के भाड़े पर लठैती लुटेरों के गिरोह बुला लिए गए हैं जो पकी फसलों को तबाह करने के लिए निकल पड़े हैं। गांव-गांव में अफवाह फैल गई कि जो धनी व्यक्ति हैं उन्होंने अनेक लठैती लुटेरों के गिरोह को बुला लिया है और जो किसानों की फसलों को क्या कर रहे हैं, तबाह करने के लिए निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया। किसानों को भय हो गया कि भाई एक तो वैसे ही भूखे प्यासे हैं और खाने की चीज़ें आसमान को छू रही हैं उनकी कीमतें, और किसान करते नहीं तो मरते वाली स्थिति में आ गए। निश्चित तौर पर उनको लगा कि हमें वैसे भी मरना ही है और वह अपने जो खेती के उपकरण थे, कुदाल है, बेलचे हैं, उनको लेकर जो ग्रामीण क्षेत्रों में किले बनाए गए थे उन पर उन्होंने धावा बोल दिया। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए और बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ले ली। अब स्थिति बदल चुकी थी और किसान अपने आप में जो 90 से 95% लोग थे उन्होंने यहाँ पर प्रतिशोध के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाया और जहाँ जहाँ अनाज भंडार थे,
किले बनाए गए थे, कुलीन लोगों ने जो राशन जमाखोरी के द्वारा या अनेक कारणों से यहाँ पर इकट्ठा किया था, उस पर किसानों ने धावा बोला और अपने कब्जे में ले लिया गया, और जिससे कि जो कुलीन लोग थे वो या तो मारे गए या भाग खड़े हुए या दूसरे देशों में चले गए। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई सोले ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। देखा लुई सोलवे ने कि अब जनता बगावत पर उतर आई है और उसने नेशनल असेंबली जो थी उसको मान्यता दे दी और उसने कहा कि भाई अब से जो भी होगा उसकी सत्ता में संविधान का अंकुश होगा, मतलब जो नेशनल असेंबली होगी उसकी भी बातें सुनी जाएगी और ये सब करके क्या होगा उसको मान लिया जाएगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। जो असेंबली बनाई गई थी उसने 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने जो कर हैं या उनके कर्तव्य हैं या उनको जो बंधन में रखा गया है लोगों को या जो सामंती व्यवस्था है उसे उखाड़ फेंकने के लिए एक क्या किया, आदेश जारी किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकार को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिरवे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से भय की लहर का प्रसार हुआ और मानचित्र से पता चलता है कि किस तरह किसानों के जत्थे एक जगह से दूसरी जगह फैलते चले गए। आप लोग यहाँ पर देखें कक्षा 9 वाले, निश्चित तौर पर ये वे क्षेत्र हैं जहाँ पर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को किसान गए। आप देख पा रहे होंगे लगभग फ्रांस के हर एक क्षेत्र में ये लोग पहुँच चुके थे। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से फ्रांस की क्रांति में आगे क्या होता है, हम इस पर चर्चा करते हैं। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। नेशनल असेंबली सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं जैसे विधायिका है, कार्यपालिका है एवं न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया और इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। जो चित्र 7 में दिखता है कि नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती थी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर चित्र 7 में दिखाई दे रहा है कि 1791 में संविधान के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से हो गई। न्यायपालिका, न्याय का काम, कार्यपालिका में जो सम्राट हैं उसके साथ साथ उसके मंत्री हैं, लेकिन इस पर नियंत्रण अब किसका था, नेशनल असेंबली का था, जिसमें 745 सदस्य थे और वोट यहाँ पर जो 50,000 पुरुषों की थी वो वोट यहाँ पर थे। सक्रिय नागरिक थे। मताधिकार प्राप्त लोग अब 2.8 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोग क्या थे जिनको मताधिकार प्राप्त हो गया और निष्क्रिय नागरिक जो मताधिकार प्राप्त नहीं था जिसको लगभग 30 लाख लोग पुरुष थे और महिलाओं और बच्चों और 25 से कम उम्र के व्यक्तियों को भी मताधिकार इस समय प्राप्त नहीं हुआ जब 1791 में नेशनल असेंबली के द्वारा संविधान या नहीं नेशनल असेंबली का गठन किया गया। आइए चर्चा को आगे देखते हैं। सन 1791 में संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया और नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक जिन्हें मत देने का अधिकार था का दर्जा दिया गया, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया।
मतलब मत देने का अधिकार उनको दिया गया, जो कम से कम 3 दिनों के बराबर कर चुकाते थे और निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने के लिए तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों को करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। अब जो गरीब जनता से कर लिया जाता था वह स्थिति बदली। अब कर जो लिया जाने लगा वह धनी लोगों से, या नहीं जो प्रथम स्टेट्स और द्वितीय स्टेट्स के लोग थे उनसे भी कर लिया जाने लगा। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र 1790 में ले लिबर्टियो द्वारा बारबियो द्वारा बनाया गया चित्र है। यहाँ दाईं ओर आकृति फ्रांस की और बाईं ओर कानून को निरूपित करती हुई यहाँ पर यह है स्रोत गो। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। आदमी स्वतंत्र पैदा होता है, स्वतंत्र रहते हैं और उसके अधिकार समान होते हैं। यहाँ पर जो अधिकार घोषणा पत्र था उसमें कहा गया कि जैसे रूसो ने कहा था अपनी किताब में कि आदमी स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह पैदा होने के बाद जंजीरों से जकड़ जाता है। उसी आधार पर यहाँ पर नियम बनाया गया कि आदमी स्वतंत्र पैदा होता है और स्वतंत्र रहते उसके अधिकार समान होते हैं। हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं आहरणीय अधिकारों का संरक्षित रखना है। यह अधिकार स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिरोध का अधिकार है। समग्र प्रभुसत्ता का स्रोत राज्य में निहित होता है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिससे जनता को सत्ता की स्वीकृति न मिली हो। स्वतंत्रता का आश्रय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह न हो। समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है, मतलब कोई भी व्यक्ति अपनी बात को रख सकता है और सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्णय में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नज़र में सभी नागरिक क्या होंगे? समान होंगे। कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को न तो दोषी ठहराया जा सकता है और न ही गिरफ्तार अथवा नज़रबंद किया जा सकता है। प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने और छापने के लिए आज़ाद है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता का दुरुपयोग की जिम्मेदारी उसी की होगी जो करेगा कि उसका दुरुपयोग करेगा। सार्वजनिक सेना तथा प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए सामान्य कर लगाना अपरिहार्य है। सभी नागरिकों पर उसकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाएगा, मतलब जो व्यक्ति की आय होगी उसके अनुसार उसे कर देना होगा। क्योंकि संपत्ति का अधिकार एक पावन और अनुल्लंघनीय अधिकार है, तक किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता और जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकताओं के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक न हो, ऐसे मामले में अग्रिम मुआवजा जरूर दिया जाना चाहिए। ये यहाँ पर जो मुख्य चीज़ें थी पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र था उस पर यहाँ पर किया गया। संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था और जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं आहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मजात प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। ये चर्चा हम 2022-23 शिक्षा सत्र में कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आइए देखें, क्रांतिकारी पत्रकार जापाल मरा। यहाँ पर देखें कि इसने अखबार लामी द पल्व जनता का मित्र में नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए संविधान पर टिप्पणी की है। जनता के प्रतिनिधि का कार्यकाल अमीरों को सौंप दिया गया है। गरीबों और शोषितों की दशा केवल शांतिपूर्वक तरीके से कभी नहीं सुधर सकती। यह बात
अकाट्य प्रमाण है कि धनाढ्य वर्ग कानून को कैसे प्रभावित करता है। फिर भी ये कानून तभी तक चलेंगे जब तक लोग इन्हें मानेंगे। जिस तरह कुलीनों द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंका, एक दिन वही हर्ष अमीरू का होगा। समाचार पत्र लामी द पल्व में उद्धृत यह चर्चा आज हम यहीं पर रोकेंगे और इसके अगले भाग में हम चर्चा करेंगे कि फ्रांस में आगे क्या स्थिति होती है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चर्चा पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह चर्चा पसंद आई तो हमारे चैनल के साथ जुड़े और लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए यूं ही बने रहे। जय हिंद।